भारतीय संविधान के विकास का इतिहास 1773 से लेकर 1947 के अधिनियम तक का इतिहास काल देखेंगे। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत ले जाने के बाद जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शासन शिकंजा स्थापित करती है। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के इतिहास यानी विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसमें एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनके परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इनकी कुछ विशेषताएं थी जो इस प्रकार थी। इसमें क्या था कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। दूसरा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के दौर क्या है, दौरे शासन का प्रारंभ होता है। इसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारी मामलों के लिए और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए देखता था। इसलिए यहाँ दौरे प्रशासन का आरंभ होता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके द्वारा क्या है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को क्या है भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी भारत के साथ व्यापार करने की जो एक अधिकार था उसको छीन लिया गया। लेकिन जो चीन के जो चाय का व्यापार था, चीन के साथ और पूर्वी देशों के जो चाय का व्यापार था उसके संबंध में 20 वर्षों का एकाधिकार उन्हें प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। ये था 1813 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य क्या था, ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के अधिनियम द्वारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया था। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में जो नामजदगी का सिद्धांत था उसे समाप्त कर दिया गया और कंपनी के जो महत्वपूर्ण पदों पर अब जो रिक्तियां थी उनको भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी गई। 1858 का चार्टर अधिनियम। 1800 चार्टर अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी कि भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों से निकलकर अब क्राउन के हाथों में चला गया और भारत में जो मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया हुआ और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का अब सीधे नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। 1861 का भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का जो विस्तार किया गया और दूसरा था कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 का जो चार्टर अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम से कहते हैं। 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है 1892 का अधिनियम द्वारा। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा जो बजट था उसे बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 का भारत शासन अधिनियम जिसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार क्या था, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। दूसरा था कि भारत को भारतीय सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था 1909 के अधिनियम द्वारा। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें पहला था मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की जो परिषद थी उसमें नियुक्ति करना और बजट पर विवाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषय प्रस्ताव पेश करने और प्रश्न पूछने आदि का अधिकार प्राप्त होता है।
1919 के इसी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसमें क्या था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना होती है, यानी प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 होती थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 105 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसके सिर्फ क्या था कि संख्या का अंतर होता था। इसमें बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दूसरा क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जो स्थापित किया गया था उसे बदला गया, यानी परिवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय थे कि वित्त, भूमिकार, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, अपराधी जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, ब्यालर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि क्या थे, आरक्षित विषय के अंतर्गत थे। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय और संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता। दूसरा सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपकारी उद्योग, तौल माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक आग्रह, हारदान आदि। दूसरा इसमें तीसरा आता है कि आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का जो प्रशासन था प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। चौथा था कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली को 1935 इसी के एक द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। भारत सचिव को अधिकार दिया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। 1919 का जो अधिनियम था उसी के तहत क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम का अधिनियम जी क्या था, 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं और 12 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था कि जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु जो देशी रियासत थी उन्हीं के लिए ऐच्छिक था, यानी वो चाहे तो संघ में सम्मिलित हो भी सकते हैं और नहीं भी। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। दूसरा इसी विशेषता थी कि प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उन्हें एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले थे को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया और अन्य संघीय जो विषय की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल क्या थी, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा देश रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था, 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई और न्यायालय से जो संबंधित अंतिम शक्ति थी वे प्रिवी काउंसिल, जो लंदन की थी प्रिवी काउंसिल, उनको प्राप्त थी। पांचवा इसकी विशेषता है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का जो अधिकार था ब्रिटिश संसद के पास था, यानी भारतीय विधानमंडल और संघ की जो व्यवस्थापिका थी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका अधिकार ब्रिटिश संसद को प्राप्त था। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। छठी सातवीं विशेषताएं हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार होता है। संघीयता प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उनका विस्तार आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में क्या था, प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव पाया जाता है। इसके द्वारा जो बर्मा को जो भारत का अभिन्न अंग था उसे अलग कर दिया गया और अदन को जो इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को प्रस्तावित
अस्वीकृत हो गया। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। इसकी तो विशेषताएं पहला था कि दो अधिराज्यों की स्थापना करता है, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंपे देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। दूसरा कहते भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा था संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करते रहेंगे और भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा का नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाएगा तब तक उस समय तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता जो थी उनको समाप्त कर देगा। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और भावी संबंधों को निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।